आज के इस वीडियो में हम आपके पेपर के सेकंड टॉपिक दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया और बलबन पर डिस्कशंस करेंगे। आज सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। आप जानते हैं 1206 में मोहम्मद गौरी की एक खोखर विद्रोही द्वारा हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु निस्संतान हुई थी, माने उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अतः उसके साम्राज्य को उसके 3 प्रमुख गुलामों या दासों के बीच बांट दिया गया। मध्य एशियाई क्षेत्र व गजनी यलदौज को मिले, मुल्तान व सिंध का इलाका कुबाचा को मिला और शेष उत्तर भारतीय क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को मिले। कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि आप जानते हैं कि तराइन के युद्धों के समय से ही गौरी के साथ भारत आ रहे थे, लंबे समय से भारत में उनकी नियुक्ति थी। वे राजपूत राज्यों पर निगाह रखने के लिए यहाँ नियुक्त कर दिए गए थे गौरी द्वारा। अतः उन्हें उत्तर भारत का क्षेत्र मिला, जिसमें मूलतः सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, कोल जो कि अलीगढ़ में है, कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनौती आदि क्षेत्र थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, उनका काल हम जो दिखाते हैं भारत में, वो बहुत छोटा सा काल है, 1206 से 1210 के बीच में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे गयासुद्दीन महमूद को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन गयासुद्दीन महमूद ने गजनी का राज्य यलदौज के हवाले कर दिया। और जो यलदौज था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो गौरी के सारे साम्राज्य पर अधिकार करना चाहता था। अतः उसने पंजाब पर चढ़ाई की 1207-8 में और ऐबक ने उसे हराया और हराकर गजनी पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन इसी समय उसने ऐबक ने गयासुद्दीन महमूद से दास्ता से मुक्ति हेतु मुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया था। किंतु गजनी पर ऐबक का जो अधिकार था वो बहुत ही छोटा रहा, क्योंकि गजनी की जनता यलदौज के साथ थी। अतः यलदौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। ऐबक लौटकर लाहौर आ गया और लाहौर को ही उसने अपनी राजधानी बनाया, ताकि इस सीमांत की रक्षा कुबाचा और यलदौज से की जा सके। इधर आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है कि गौरी के एक अन्य सेनानायक इब्ने बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीता था। खिलजी की हत्या करके अलीमर्दान नाम का व्यक्ति बंगाल का शासक बन गया, लेकिन उसके खिलाफ भी विद्रोह होने लगे। मोहम्मद शेरा ने उसके खिलाफ तीव्र विद्रोह कर दिया। वह भागकर दिल्ली आ गया। उसने ऐबक से सहायता मांगी। ऐबक ने उसकी सहायता करने के लिए कैमाज रूमी के नेतृत्व में सेना भेजी और रूमी ने बंगाल को फिर से जीता और अलीमर्दान को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। अलीमर्दान हमेशा के लिए ऐबक का स्वामी भक्त बन गया। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को राजपूताना में राजपूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह इस संदर्भ में निर्णायक रूप से कुछ खास नहीं कर पाया और 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चौगान आप सभी जानते हैं, पोलो को चौगान कहा जाता है, जो कि घोड़ों पर बैठकर खेला जाने वाला खेल है। ऐबक की उदारता और दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई है। समकालीन इतिहासकार हसन निज़ामी और मिनाज उस सिराज उसे लाख बख्श माने लाखों दान करने वाला कहते हैं।
उसके द्वारा कुछ स्थापत्य कार्य भी करवाए गए, जैसे कि उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया 1199 ईस्वी में। ये भारत की प्रारंभिक मस्जिदों में से एक है। और उसके बाद उसने अजमेर में 1200 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह मूलतः चौहान शासक विग्रहराज तृतीय द्वारा बनाई गई एक पाठशाला थी और उसमें उनके द्वारा लिखा गया हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है। किंतु इसी भवन को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हम ख़त्म करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जा सकता है? मध्यकालीन इतिहासकार प्रोफेसर हबीबुल्ला अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया में ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मानते हैं, क्योंकि उसने गजनी और गौर से वैधानिक रूप से संबंध विच्छेद करके भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। सही भी है कि गौरी ने जो साम्राज्य भारत में बनाया था उसने उस साम्राज्य को सुरक्षित रखने में ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तुर्क शासक वर्ग के विविध प्रतिनिधियों के बीच में उसने एकता और संगठन को बनाए रखा। किंतु फिर भी केवल भूभाग को सुरक्षित रखने से किसी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती। ऐबक की कमी ये रही कि वह दिल्ली सल्तनत के लिए एक संगठित शासन प्रणाली का गठन नहीं कर सका। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित नहीं हो पाई। अतः दिल्ली सल्तनत के फाउंडर के रूप में उसकी भूमिका कुछ संदिग्ध प्रतीत होती है। इसी के साथ हम कुतुबुद्दीन ऐबक का यह विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू।